वी आर हियर एट द चाणक्येश्वरा टेम्पल। पीछे दिख रहा है वो जो पुराना टेम्पल है, ये नया गोपुरम है। अगर आप देख सकते हो तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो चलिए हो गया कॉफ़ी यहाँ से। पकड़ना 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 खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। There's an inscription on this book, and I'll read it. What the Parthenon is to Greece and pyramids to Egypt, the Hoysala temples are to South Indian architecture. And trust me, I don't think that is an exaggeration. These halls, I think just coming and sitting in here for just. Hello, good morning everyone. Welcome back to the channel. So today is the day 4 of the Karnataka ride. तो आज है ट्यूसडे द 5th of November और मैं हूँ फ़िलहाल अपने होटल रूम में, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली मेरे साथ जो 3 और दोस्त जो मुझे रास्ते में मिल गए थे वो गए हैं कुछ साइट सीइंग करने के लिए, अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ देखने वगैरह वगैरह। तो वो अभी तक वापस आए नहीं। टाइम बज रहा है 8:20 ऑन द क्लॉक, सो 8:20 ऑन द क्लॉक। सो आई थिंक आई विल हैव टू गेट गोइंग बिकॉज आज का एजेंडा है टू सी बेलूर एंड हलेबीडु। तो हलेबीडु के बाद आई एम प्लानिंग टू गो टू जोग फॉल्स, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ। जोग फॉल्स में जाके आज का राइड ख़त्म करेंगे। सो आज का दिन इज़ ऑल गोइंग टू बी वेरी वेरी हिस्टोरिकल स्टफ़। बेलूर और हलेबीडु होयसला डायनेस्टी के बहुत सारे ओल्ड टेम्पल्स आर देयर, सो दीज आर समथिंग विच आई ऑलवेज वांटेड टू कम एंड हैव अ लुक माई सेल्फ राइडिंग। सो नाउ आई एम गेटिंग अ चांस गेटिंग टू डू इट। फिलहाल अपनी जैकेट वहाँ लटका हुआ है, लगेज सारे उठा के मैंने बाइक के ऊपर लगा दिया। सो टाइम टू जस्ट वेयर इट एंड गेट गोइंग फ्रॉम हियर। दैट्स इट। नंदी रेडी है, अपन जाने के लिए तैयार है। बैग वैग सब पैक कर दिया। आज लगेज काफ़ी कम हो गई है, सामान थोड़ा डिस्पोज करता हुआ जा रहा हूँ मैं इस राइड पे। डेस्टिनेशन सेट कर दिया मैं। इट इज़ चाणक्येश्वरा टेम्पल इन बेलूर, जो एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है। अब प्रॉब्लम बस इतना ही है कि पेट्रोल थोड़ी कम है। जल्दी से पेट्रोल भरते हैं एंड देन लेट्स गेट गोइंग। सो टाइम ऑन द क्लॉक इज 8:30। हियर वी गो आउट फ्रॉम चिकमंगलुरु। बाय बाय विश्वास लॉज। इट वॉज अ प्रेटी डिसेंट स्टे। ज़्यादा नहीं मांग सकते ऐसे बजट अकोमोडेशन से। अब मैं तो हूँ एक बजट ट्रैवलर, जब भी ट्रैवल करता हूँ तो बजट मेरी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। आई मेक श्योर ऑल द फिनेंसेस दैट आर देयर इन्वॉल्व इन दैट राइड आर टेकन केयर ऑफ वेरी मेटिकुलसली। अब ये गाड़ी क्यों आके सामने आ गई। चलिए इसी के साथ अब द राइड रीस्टार्ट्स अगेन। थोड़ी सी ट्रैफिक है आज सुबह 8-8:30 बजे वर्किंग डे है। सो नेचुरली काफ़ी सारे गाड़ियाँ है सिटी में जो घूम रही हैं। अपने को जाना है अभी पेट्रोल भरने के लिए। रास्ते में कहीं मिल जाएगा तो विल गेट इट डन। XP 95 पता नहीं इन सारे रूरल एरियाज में मिलती है कि नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड आई होप दिस राइड सीरीज इज़ समवॉट इंटरेस्टिंग बिकॉज कोई आइटनरी है ही नहीं इस राइड का। आज मन किया तो इधर पहुंच गया, कल मन किया तो उधर पहुंच गए। सो कोई प्लान नहीं बनाया, बस डेली वाइज एक बजट एंड राइड डिस्टेंस प्लान है। शाम को हम निकलेंगे टूवर्ड्स जोग फॉल्स अराउंड लंच के पहले। तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। 3 घंटे हैं मेरे पास टू कवर बोथ बेलूर एंड हलेबीडु। आई थिंक आई एम 1 hour लेट अगेन। हर बार जब निकलते हैं सुबह सुबह ना बड़ी आलसी होती है, मन नहीं करता जाने का। बट एनीहाउ दैट इज़ हाउ राइडिंग इज। वी कांट ऑलवेज प्रेडिक्ट एंड डू एग्जैक्टली। और या तो एक मिलिट्री डिसिप्लिन के साथ टाइमलाइंस फॉलो करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। सो बेलूर टू द लेफ्ट, हासन एंड चिकमंगलुरु आगे है। मैं थोड़ा आगे जाकर यू टर्न मार के आया था। सो नेवरदलेस ऑफ टू बेलूर। ये एक स्टेट हाईवे है एंड लुक एट इट, इट्स एज गुड एज अ नेशनल हाईवे। लेट्स कीप मूविंग। अभी 23 किलोमीटर और दूर जाना है हमको। हियर इन बेलूर टाउन एंड कर्नाटक राज्य दिवस था अभी कुछ 3-4 दिन पहले। तो जहाँ पे भी जा रहा हूँ ये झंडे उनके हर जगह लहरा रहा है। I think the Kannadigas are very proud. They are celebrating their statehood in a manner I have never seen any other state ever celebrated. चलो दूर इंडियन ऑयल दिख गया, मेरा फेवरेट
देखते हैं XP95 है कि नहीं, नहीं तो सादा पेट्रोल ही चलेगा। मेरा डिस्टेंस टू गो बस 2 किलोमीटर है टू चाणक्येश्वरा टेम्पल, और उसके बाद हम वहाँ मिलता हूँ। जल्द से पेट्रोल भरते हैं अभी। थर्ड टाइम लकी XP95 है अवेलेबल। छोटे से टाउन में भी आजकल आना शुरू हो गया, पैसा भी कम है, 110 रुपये। केरल में है 112। सो वी आर इन द अर्स्टवाइल होयसला डायनेस्टी सेंटर पॉइंट, कल्चरल पॉइंट एंट्री हो रही है। वी आर एंटरिंग द ओल्ड टाउन ऑफ बेलूर। वी आर हियर एट द चाणक्येश्वरा टेम्पल। पीछे दिख रहा है वो जो पुराना टेम्पल है, ये नया गोपुरम है। अगर आप देख सकते हो तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पुराना है, ऊपर वाला थोड़ा कलर मार के पेंट मार के अलग से दिख रहा है। तो दैट इज़ अ स्लाइटली न्यूइश गोपुरम स्ट्रक्चर। अंदर है द एंशिएंट मॉन्यूमेंट। तो एक काम करते हैं, जल्दी से गाड़ी को कहीं पार्क करता हूँ एंड करने के बाद डिसाइड करते हैं अंदर जाने के लिए। So now I'm here at the Chanakeshwara temple, which is right behind me. चलते हैं हम अंदर। It is an old historic temple. Just as I had seen it in all the reels and videos before. Look at this magnificent structure. One eternity later. The final goodbyes are here for चाणक्येश्वरा टेम्पल। निकलते हैं हम यहाँ से। तो अभी अपने को जाना है पातालीश्वरा टेम्पल, वो भी एक एंशिएंट होयसला डायनेस्टी का टेम्पल है। सो चलते हैं वहाँ जाके उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट डेस्टिनेशन बेलूर टाउन में। दिस इज श्री पातालीश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू माय फेवरेट लॉर्ड शिव। अब अभी क्या है कि ये अभी मंदिर बंद है। इनका खुलने का और बंद होने का एक टाइम होता है सुबह, टाइम 10:15 ऑन द क्लॉक, सो यू डोंट गेट टू सी ऑल दिस ओपन। दिस इज ऑल्सो एन एंशिएंट होयसला डायनेस्टी टेम्पल। आज भी यहाँ पे पूजा पाठ सब होता है। इट्स अ लिविंग टेम्पल। गेटिंग ऑन द बाइक, चलते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं वहाँ जाके, उसके बाद निकलता हूँ। तो छोटा सा कॉफ़ी के ब्रेक के लिए रुका हूँ एंड एक कॉफ़ी भैया अच्छा वाला है, शुगर। सो कॉफ़ी बनाया जा रहा है। दिस प्लेस इज़ वेरी फेमस फॉर कॉफ़ी, चिकमगलुरु एरिया। चलिए हो गया कॉफ़ी यहाँ से। पकड़ना पकड़ना पकड़ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। थैंक यू। सो चलते हलेबीडु, लेकिन गाड़ी निकलते निकलते मेरे हाथ से छूट गया क्योंकि नीचे कोई बड़ी पत्थर थी, पता नहीं था, लगा और सीधा गाड़ी पलट गई। और वही हुआ, हर बार इस गाड़ी के साथ होता है। This is the town, the ancient town of Halebeedu of the Hoysala dynasty.
अभी हम पहुंच चुके हैं, मात्र 2-2.5 किलोमीटर बची हुई है टू द मॉन्यूमेंट। वहाँ उस तरफ है द सिटी ऑफ हलेबीडु। लेकिन लुक एट द लैंडस्केप यार, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। जब आप कर्नाटका राइड करोगे तो क्या खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलता है इस जगह का, मानना पड़ेगा। मतलब आज के दिन तो मौसम भी ठीक ठाक है, धूप है काफ़ी, तो इट इज़ वेरी प्लेजेंट वेदर। तो जब हवा लग रही है तो अच्छा लग रहा है, तो इट्स अ गुड वेदर टू बी राइडिंग। हलेबीडु आर्कियोलॉजिकल साइट यूँ दिख रहा है हमें सामने, सिमिलर टू द चाणक्येश्वरा टेम्पल बेलूर वाला, क्योंकि सब डायनास्टी में एक ही टाइप का मंदिर बनते हैं। इसको भी जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करके अपन वापस चलेंगे। वापस के अब तो चलेंगे हम जोग फॉल्स की तरफ। तो ये लंबी है दूरी, यहाँ से 225 किलोमीटर समथिंग है। इसका एंट्री पॉइंट कहीं मिल नहीं रहा। एंट्री पॉइंट कहाँ पे? ओह, वेलकम टू हलेबीडु टेम्पल। तो यही है वो जगह। थोड़ा सा गाड़ी कहीं पे सही सलामत पार्किंग पे लगाता हूँ। तो मैं गुसाई था कॉम्प्लेक्स में, तो एक भैया ने मुझे ज़बरदस्ती एक बुक ख़रीदने में मजबूरन कर दिया। यानी थोड़ा से बैठ के पढ़ने का कुछ हो जाएगा, ताकि हम ऐसे जाके किसी भी मॉन्यूमेंट को देख के ना आ जाए, उसके अंदर की हिस्ट्री क्या है, उसके पीछे की कहानियाँ क्या है, वो सब जान सकते हैं। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल कॉम्प्लेक्स। तो उस तरफ आपको दिखेगा जो रूइंस है, दूर उत्थे दूर है सारे रूइंस ऑफ दिस प्लेस, जो टूटे फूटे थे मंदिर उस ज़माने का, वो भी देखने के जाएंगे हम। There's an inscription on this book and I'll read it. What the Parthenon is to Greece and pyramids to Egypt, the Hoysala temples are to South Indian architecture. And trust me, I don't think that is an exaggeration. Look at these temples. जो पिछले वाला टेम्पल दिखाया था चाणक्येश्वरा, that also is a marvelous temple for its amazing level of architecture, fine details which have been put into it. And then there are these temples like here in Halebeedu, again standing tall in the world of architecture. Look at the, I'm just going to go close and I'm going to show you how beautifully the architecture has been done, the sculpturing work, even an elephant which has been etched there. From here only you can understand that all the elephants are of same size. That requires a high level of sense of architecture and sculpture. I mean, I'm just amazed looking at this. Look at the two Dwarapalakas over here. This is brilliant. So one thing I found very common in both the temples when it comes to architecture is there is a line of elephants or the elephant mounted warriors on the bottom. This is followed by the lions, the lion symbol or the lion capital of the Hoysala dynasty. Some of them have been broken off, lost over time. And then you have the horse mounted warriors over here. And thereafter you have the chariot based warriors. I think this architecture is pretty common now in both the temples as I see it. So there are layers and layers and layers of each architecture over here. So that's where the Shivlinga is. I won't go inside and take a photo, but look at the Dwarapalakas. Look at the Dwarapalaka. How amount of intricate work has been done on all this. Look at that, look at that. Oh God. It requires a special level of skill just to make all these things evident on a sculpture. My goodness, it is as good as a normal human being standing here with all these kind of ornaments and dresses being worn on. Look at the level of work on the crown. This one sculpture alone is a symbol of magnificence. There is Nandi over there, तो उसी के ऑपोजिट में है अपना मंदिर। तो मंदिर में जाऊंगा और उसके जाने के पहले मैं जाके नंदी के कान में अपना मन्नत मांग लेता हूँ। Inside the temple, so temple का अंदर का architecture very similar to what we seen in the Hoysala temples of Belur. वहाँ पे भी similar structure है, same kind. I think the same architect or sculptor was hired to do it everywhere. Look at the work on the roof.
I mean, I don't know if the level of magnification can justify what is the amount of work which is done there. That is a phenomenal amount of work just on the roof. I mean, this was the level of knowledge in sculpture, experience in sculpture, expertise. These things need to be preserved. I don't know, I will put it in a chloroform and keep it preserved or something, but this needs to be preserved. Most of it is still in ruins because they are all falling off from the hill. This has stood the test of time around 1,000 years now. Can you just imagine that? So I can't show you the deity's place, which is not permitted, but look at these halls. I think just coming and sitting in here for just 15-20 minutes will put a person in a state of awe for the rest of his life. I think I am going to carry these images for the rest of my life. This is beyond phenomenal, and I'm not surprised why I decided to come over here, because I've heard a lot of stories. I have heard a lot of documentary of Indians and foreigners alike who have been praising about the kind of architecture which is there in this place. Look at this. This is chiseled to perfection. The walls are unlike the walls I have seen in any other South Indian temple, that is, be it Kerala or Tamil Nadu. This is a very unique model of a sculpture and architecture here. Very unique. One more Shiva there. Just as you see here, there is yet another Nandi. As there was a Nandi over there overlooking that Shiva, this Nandi is overlooking this Shiva. So wherever you find Nandi, there will be a Shiva next to him. Or wherever you find Shiva, you can't miss Nandi either way. And the sculpture, man, this place is like a museum in itself. It has so much of, there are some monuments here. I'll just show you. For example, the one over there, that whole line over there is just probably 4 to 5 inches tall. That's all. That is all the height is. But look at the amount of work which has gone into that. It is brilliant, actually. So this must have been a small garbhagriha for, or whatever called the house for one of the murtis which has gone missing from here. Anyhow, this place also has stood the test of invasions for a very long time. Now, this is one motif which I want to show, the lotus motif. If a lotus motif is there, it is quite indicative of the presence of a temple in that place. This is only very unique to Hindu architecture, and that's one of the reasons why the one of the evidence which was produced in the favor of Babri Masjid, Ram Janmabhoomi case as well, because a lotus motif was found there. So just wanted to highlight that aspect as well. I'm surprised how did that sculptor get over there and keep doing the architecture. I'm more surprised about the roof. Even on the roof there are so many sculptures actually. They are not just patterns or some motifs or something, they are just proper sculptures. An elephant, I can see an elephant, a dancing girl, I can see twins, I can see Shiv Parvati, I can see so many of it. Man, wonderful. So very next to the Shiva idol, you have the Dwarpalakas guarding him. But look at the amount of work on his body, the ornaments, amulets, whatever you can name it, Angavastra, everything is it is beyond the words for me to just describe this. Look at this. This is a small face which has been made here. It is nothing but a small face. How could have some person made this face look very similar to this face, look very similar to this face, look very similar to this face? And then you have some, what you call skulls. No, remember he is Bhutnath. Lord Shiva is also called as Bhutnath. So skulls, worshipping of the occult. Coming to these two temples has been an eye-opening experience for me, because I have only seen their pictures but I have not seen them up close, so nearby, as to what are these monuments. But coming over here, this place, it needs to be declared as some kind of a different monument which needs to be given its due recognition. Standing for nearly 1,000 years with some minimal amount of damages, it's brilliant. Nothing more could be said. So
I'm still sitting around in here and experiencing this place, and I'll take in the vibe, and maybe in under 15 minutes I'll start the ride. If not, I'll just go around and see this complex. One good thing about this place is ASI has done a lot of justification to make the premises very neat and clean. So that was a great job by the government agency to make sure that this is a very welcoming place. Also, it's a UNESCO heritage site, so I'm not surprised at the amount of work which has been done to uplift the overall aesthetics of this place. We'll go over that and have a look at it. You come out of the Hoysaleshwara temple to the, I think to the north side. Then you have the archaeological museum, which is right over there, which has got all those maybe broken off monuments and everything. It's quite visible from here. Let me see if I can get in there and give a shot of it, because it may or may not be permitted to shoot photographs in ASI area. However, all the monuments are over here. We'll have a look about it and just get away. The time is 11:30, so I am not very comfortable now. Need to drive ride another 5 to 6 hours to reach Jog Falls. So I don't want to reach at unholy time there. So I'm not wasting time going into the archaeological museum, because this is pretty much what we saw in the temple there, all the motifs and all these sculptures. But what needs to be remembered is that even Jain sculptures are kept in here. So it is an indication of the days when all these religions pretty very much coexisted next to each other. Nobody had a problem with one another, unlike the days today, wherein we are fighting one another. Look at that. I believe it's indicative of the Jain religion, because it is the Digambara is nude. So look at that, and there are a lot of these broken artifacts from the museum all lying over there. And getting going from here. So I'm starting from here at the Hoysaleshwara temple. This is the main temple in Halebeedu. Now there are so many other monuments also nearby, other temples, other Hoysala dynasty temples. I'm not in a state of time to keep going from one temple to another. So I'm just taking a piece of history, imbibing it into myself, continuing my journey. Now we will be heading towards Jog Falls, because this is one of the world famous, or other country's second largest falls. So we like to go and have a look at it. Only have heard about it. So if I get a chance, now that I get a chance, I like to go and see it. So bidding goodbye to the ancient city of Halebeedu. I would have liked to have spent more time here exploring this place. Maybe I should have stayed overnight here instead of Chikmagaluru, which was one place I didn't enjoy. But I feel that if only I could have stayed in here, I could have gone around. There are a lot of temples there, ruins, museums, much very similar to Hampi. Now Hampi is the remains of the Vijayanagar Empire, whereas this place is the remains of the Hoysala dynasty. So there are two empires, and their respective remains or whatever artifacts are left over in their areas. Well, these are the two, but Hampi got its prominence because it is in a state of ruins. Maybe this, however, remains to be in a very better preserved state of existence. So however, this has not got so much of traction in the world. Only very few people know about it or are very keen to come over here, and even you can see the road infrastructure is not the best. One would hope to come and visit UNESCO World Heritage Site. Maybe sometime later in life, whenever I get a chance to ride, I think I will come over here in Halebeedu, spend an extra 2 days, go across every monument which is there, and relive the moment of this present day. So for the time being, heading off to Jog Falls.